हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज मैं आप सबके लिए जो है कक्षा 6 की पृथ्वी और हमारा जीवन जो किताब है उसके 6 चैप्टर पृथ्वी के परिमंडल ये लेकर के आई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग साथ में। ठीक है। हमारी पृथ्वी का सौरमंडल में विशेष स्थान है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों तत्व मतलब कि भूमि, जल एवं वायु उपस्थित है। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीवन वहीं संभव है जहाँ ये तीनों तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हों। इस आधार पर समस्त भूमंडल को 4 परिमंडलों मतलब कि रिआल्म्स में बांटा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं स्थलमंडल में लिथोस्फीयर कहलाता है। धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी का जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वो कहलाता है जैवमंडल या बायोस्फीयर। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप पृथ्वी का एक परिमंडल देख सकते हैं। आप बीच में कोर दिया हुआ है, कोर के किनारे किनारे मेंटल है, मेंटल के बाद में जो है बना हुआ है हमारा जलमंडल, जलमंडल के बाद में है स्थलमंडल, स्थलमंडल पर ही हमारा जैवमंडल में स्थित है, भूपट्टी है और वायुमंडल। ठीक है। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को कोर कहते हैं। ठीक है, क्रोड या कोर। क्रोड के ऊपर की परत को मेंटल कहते हैं। कोर के ऊपर जो है मेंटल है और मेंटल के बाहर की परत को भूपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। लिथास का अर्थ होता है पत्थर, इतिहास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। ठीक है। स्थलमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बना है। इसमें जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्थलमंडल को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप या कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को महासागर बेसिन या ओशियन बॉटम कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े होते हैं। समुद्री जल का स्तर सब जगह समान होता है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है। उदाहरण के लिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है सबसे गहरा है, जो समुद्र तल से 11,022 मीटर गहरा है। महाद्वीप, पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। स्थल भाग पर अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे आप एक चार्ट में देख सकते हैं महाद्वीप के नाम और उनका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। एशिया जो है 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अफ्रीका 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। उत्तरी अमेरिका 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और दक्षिणी अमेरिका 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अंटार्कटिका 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर में, यूरोप 1.02 करोड़ वर्ग किलोमीटर में और ऑस्ट्रेलिया जो है 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पे महाद्वीप के नाम और क्षेत्रफल दोनों ही चार्ट में दिए हुए हैं। ठीक है। अब एशिया को चलिए देखते हैं। हमारा जो देश इंडिया है या भारत, वो जो है एशिया में ही स्थित है। भारत जिस विशाल भूभाग का अंश है उसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। इस महाद्वीप में अनेक देश स्थित हैं, जैसे चीन, ईरान, जापान आदि। एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव मतलब कि आर्कटिक सागर और दक्षिणी
में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर पड़ा है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर है, हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और पामीर का पठार एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार हैं। गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दलजा, फरात, वांगहो, इरावती, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां जो है इसी महाद्वीप में बहती हैं। इन्हें जो है एटलस में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एशिया महाद्वीप एटलस में दिया हुआ है। देखिए कितना दूर तक फैला हुआ है ना। चलिए, इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। यह एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग पठार है। यहाँ खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। मतलब कि तीनों ही रेखाएं विषुवत, कर्क और मकर रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से जाती हैं। उष्ण कटिबंध में होने के कारण यह अत्यंत गर्म महाद्वीप है। बहुत ही गर्मी होती है यहाँ पे। यहाँ विषुवत रेखीय घने वन, विस्तृत घास के मैदान एवं विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है। इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील बहती है। इस महाद्वीप के प्रमुख नदियों में नाइजर, कांगो, लिम्पोपो प्रमुख है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार और लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म एवं विकास इसी महाद्वीप पर हुआ। मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीप में बसे। इस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है। इस महाद्वीप के पूरब, पश्चिम और उत्तर में कौन कौन से सागर स्थित हैं, इनको एटलस में देख लीजिए, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या आप जानते हैं कि भारत की खोज के लिए निकला कोलंबस खोजते खोजते वेस्ट इंडीज पहुंच गया था। साहसी कोलंबस ने इस नई दुनिया की खोज की। वेस्ट इंडीज के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। यह जो है विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। खनिज पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास के कारण इस संसार का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूरब में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर भूभाग काटकर बनाई गई है, जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग नुकीला है। सोचिए इसका आकार कैसा होगा। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वत तथा पूरब में अपलेशियन पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है। इसको हम एटलस में देख सकते हैं, ठीक है। फिर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ की अमेजन घाटी अपनी वनस्पतियों तथा घने वन के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर जाती है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप है, जबकि अपवाह मतलब कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेजन घाटी या नदी यहाँ कहाँ पर स्थित है, यहीं पे है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। प्रशांत महासागर के पूरब तथा अटलांटिक महासागर के पश्चिम दोनों के मध्य में कौन सा महाद्वीप है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एटलस की सहायता से जो है देख लेना है, ठीक है। फिर बारी आती है यूरोप महाद्वीप की। इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेसस
पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। इसको भी अभी हम एटलस में देख लेंगे। यह महाद्वीप छोटा होते हुए भी अत्यंत विकसित है। पिछली 3-4 शताब्दियों में इस महाद्वीप ने संसार को सर्वाधिक प्रभावित किया। 2 महाद्वीपों का देश रूस, यूरोप एवं एशिया में फैला है। अंटार्कटिका महाद्वीप, यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के आसपास स्थित है। यह अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आप यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मिलाकर तुलना करके देखेंगे तो यह महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका रहता है, इसीलिए मानव के लिए यहाँ पर रहना कठिन है। फिर भी यहाँ बहुत देशों के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत ने भी यहाँ 3 ऐसे शोध केंद्र खोले हैं जिनका नाम दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती रखा है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आपने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम कंगारुओं के बारे में तो सुना ही होगा। कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। इसके चारों ओर महासागर स्थित है। इस प्रकार यह चारों ओर महासागरों से घिरे होने के कारण द्वीपीय स्थिति में, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यहाँ मरे एवं डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है और उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। स्थलाकृतियाँ या लैंड फॉर्म्स, हमारी पृथ्वी का धरातल असमान एवं ऊबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग समुद्र तल की हजारों फीट ऊंचे हैं। मुख्य रूप से इन्हें 3 वर्गों पर्वत, पठार एवं मैदान में विभाजित किया जाता है। जलमंडल, अब जलमंडल क्या है चलिए इसको देखते हैं। हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 मतलब कि 71% भाग जल और लगभग 1/4 मीन्स 29% स्थल है। आप दिए गए मानचित्र 6.4 जो यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है इसकी तुलना करेंगे। धरातल पर अधिक नीला है भाग फैला हुआ है और स्थल भाग बहुत थोड़ा है। यहाँ जो नीला भाग है वही महासागर है। ठीक, ये महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हें विश्व के मानचित्र संख्या 6.2 जो ये दिख रहा है यहाँ पे 0.303% पीने योग्य अलावर जल, हिम चादरों तथा भूगर्भ में सिंचित जल, 97.2% महासागर ये दिया हुआ है। ठीक है। कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है, अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर आर्कटिक महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर है। ठीक है। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अटलांटिक महासागर का 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर का 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और आर्कटिक महासागर का 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी महासागर 0.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखता है। महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। इसमें ज्वार भाटा, लहरें तथा धाराएं चलती रहती हैं। महासागरीय जल खारा होता है। समुद्री जल मतलब कि महासागर तल को शून्य ऊंचाई वाला माना जाता है। महासागर की गहराई हो अथवा स्थल मंडल के पर्वत, पठार या मैदानों की ऊंचाई हो, ये सभी गहराई और ऊंचाई महासागर तल से मापी जाती है। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस मतलब कि बर्फ, जल जो है द्रव स्थिति में रहेगा, वाष्प जो है गैसियस स्टेट में रहती है। हम जो जल पीते हैं वो कैसा होता है? मीठा होता है ना, हम मीठे जल को पीते हैं। जल चक्र या वाटर साइकिल देखते हैं चलिए। पृथ्वी पर जल 3 रूपों ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। जल चक्र का तात्पर्य जल के 3 रूपों में आपसी परिवर्तन से यह निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। इसे संघनन कहते हैं। संघनित जल बादल, कोहरा, ओस आदि के रूप में पाया जाता है। संघनित जल का बूंदों में पर्याप्त भारी होने के कारण यह वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात आदि। वाष्पीकरण,
वाष्पीकरण, संघनन एवं वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती। इस प्रकार जल चक्र लगातार मतलब कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर ये परतें क्रमशः क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनन मंडल तथा बहिर्मंडल हैं। वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल एवं वायुविहीन बाह्य अंतरिक्ष में कोई समय स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% है और अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि मिलकर 1% है। नाइट्रोजन जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए जरूरी है तो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है और इसी कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्रों पर हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाइयों पर हवा का घनत्व कम रहता है। धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि ऊंचे पर्वत शिखरों पर बर्फ जमी रहती है। हवा का दाब भी कम हो जाता है। इसीलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर रखते हैं। जैवमंडल, आप जहाँ भी रहते हैं आपको आसपास कौआ, तोता, चूहे, बिल्ली आदि पशु पक्षी देखने को मिलते होंगे। इसी प्रकार वनों में जंगली जीव जंतु तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे कि पेड़, झाड़ियाँ एवं घासें मिलती हैं। ये सभी मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहाँ तीनों मंडल मीन्स स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इनकी पारस्परिक अंतरक्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला है। इस सीमित क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश आदि हैं जो एक साथ ही मिलते हैं। इन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव जैसे शेर, भेड़िया आदि को मांसाहारी जीव कहा जाता है। इन वनस्पतियों, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जैवमंडल कहा जाता है। महासागर, नदी व झील के जल में भी घासें तथा शैवाल मिलते हैं। इन शैवालों में अनेक प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। इन्हें महासागरीय अथवा जलीय जैवमंडल कहते हैं। मानव भी जैवमंडल का एक सदस्य है जो स्थलीय एवं जलीय जीवमंडल से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे शाकाहारी मानव जीवमंडल से फल, फूल, सब्जी प्राप्त करता है, जबकि मांसाहारी मानव जीवों जैसे बकरी, मछली, मुर्गा आदि को भी खाता है। मानव जैवमंडल को क्षति भी पहुंचाता है, जैसे वनस्पतियों को काटना, जीवों का शिकार करना आदि। मानव उद्योग धंधों द्वारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक वायुमंडलीय गैसें जो है वायुमंडल में विसर्जित करता है, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है, जिसे भूमंडलीय ताप या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इससे जैवमंडल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जब आप गंदगी, मलबा या कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषित होता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।